हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी-टेट फरवरी 2014 के हिंदी के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पैसेज के साथ। हमारा पहला पैसेज है, शिक्षा की बैंक की अवधारणा। बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेली द्वंद्ववाद में वर्णता दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व को औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को ज्ञान लेता है, यानी कि जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? नंबर 1, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। नंबर 2, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। नंबर 3, शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। या फिर नंबर 4, शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। यहाँ पर शिक्षा है, तो शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? नंबर 1, शिक्षक ज्ञानवान है। नंबर 2, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। नंबर 3, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। या फिर नंबर 4, वे अज्ञानी हैं। तो गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? तो शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। नंबर 1, शिक्षक की उपस्थिति। नंबर 2, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना। नंबर 3, छात्र का परम अज्ञानी होना। या फिर नंबर 4, छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त होगी शिक्षक की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। बिना शिक्षक के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है शिक्षा के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? नंबर 1, शिक्षा ज्ञान का उपहार है। नंबर 2, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। नंबर 3, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है। या फिर नंबर 4, परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस पर करारा व्यंग्य किया गया है? नंबर 1, ज्ञानवान व्यक्तियों पर। नंबर 2, उत्पीड़ितों की दशा पर। नंबर 3, शिक्षितों की दशा पर। या फिर नंबर 4, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। तो गद्यांश में शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग्य किया गया है। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। नंबर 1, जिज्ञासी। नंबर 2, जिज्ञासा वाला। नंबर 3, जिज्ञासु। या फिर नंबर 4, जिज्ञासाशील। देखिए, अगर एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए सीता एक सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुंदर है वो सीता की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जो सुंदर हुआ वो हुआ विशेषण, और जो सुंदर हुआ विशेषण, और जो सीता हुई वो हुई विशेष्य। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और विशेषता जो बताई जा रही जैसे सुंदर, तो ये हुआ विशेषण। अगर हम कहें राम जिज्ञासु लड़का है, तो यहाँ पर जिज्ञासु क्या होगा? विशेषण, और राम क्या होगा? विशेष्य। तो जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण होगा जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग क्यों हुआ है? नंबर 1, वास्तविकता। नंबर 2, ज्ञानवान। नंबर 3, विशेषता। या फिर नंबर 4, विचारधारा। तो वास्तविकता में 2 प्रत्ययों का यूज हुआ है। पहले वास्तविक इक प्रत्यय, फिर बाद में ता प्रत्यय। तो इन 2 प्रत्ययों का यूज हुआ है वास्तविकता में। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। नंबर 1, केवल। नंबर 2, एकांत। नंबर 3, बहुत। या फिर नंबर 4, बिल्कुल। तो पैसेज की शुरुआत में ही लिखा था, शिक्षा की बैंक की अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। यानी कि जिन्हें वे बिल्कुल अज्ञानी मानते हैं। तो गद्यांश के अनुसार नितांत शब्द का अर्थ होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे उसका अर्थ भी ना बदले? तो उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे नंबर 1 केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, नंबर 2 केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, नंबर 3 अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर नंबर 4 केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है नंबर 1 मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, नंबर 2 कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, नंबर 3 तेज प्रवाह, यहाँ पर होगा तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, नंबर 4 अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होगा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखना नंबर 1 एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, नंबर 2 एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, नंबर 3 एक तरह की बातचीत है, या फिर नंबर 4 एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो जो लिखना होता है वो एक तरह की बातचीत होती है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो नंबर 1 घर परिवार पड़ोसी, नंबर 2 घर परिवार परिवेश, नंबर 3 घर परिवार दोस्तों, या फिर नंबर 4 घर परिवार टीवी। तो कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे हो और किसी डैश के लिए हो? तो नंबर 1 अर्थ उद्देश्य, नंबर 2 अक्षर ज्ञान मनोरंजन, नंबर 3 शब्द पहचान मूल्यांकन, या फिर नंबर 4 अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1 संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, नंबर 2 चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, नंबर 3 बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, नंबर 4 सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, नंबर 2 भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, नंबर 3 भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नंबर 4 भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन 1 सही है, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। हमारा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना यह सब अंतः संबंधित होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। नंबर 1 सुनने, बोलने, सोचने, नंबर 2 पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, नंबर 3 सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, या फिर नंबर 4 पढ़ने, लिखने और समझने। तो भाषा क्या होता है? भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन होता है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना, बातचीत करना, यह होता है संप्रेषण। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? नंबर 1 अनुकरण पर, नंबर 2 रचनात्मकता पर, नंबर 3 भाषा प्रयोग पर, या फिर नंबर 4 अभिव्यक्ति पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देगा? तो ऑप्शन 1 सही होगा, अनुकरण पर। व्यवहारवादी दृष्टिकोण है तो इसीलिए ऑप्शन 1 सही होगा, अनुकरण, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सामने वाले के व्यवहार का ही अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण अगर पूछा जा रहा है तो अनुकरण सही होगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? नंबर 1 पठन अरुचि, नंबर 2 बुद्धि लब्धि, नंबर 3 डिसलेक्सिया, या फिर नंबर 4 डिस्ग्राफिया। तो पढ़ने में कठिनाई होना किससे संबंधित होता है? डिसलेक्सिया से। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? नंबर 1 कविता दोहराने पर, नंबर 2 कहानी सुनने पर, नंबर 3 कार्यपत्रकों पर, या फिर नंबर 4 परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की का जब भी नाम आए तो समझ जाइए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर परस्पर अंतःक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः नंबर 1 उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। नंबर 2 उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। नंबर 3 भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। नंबर 4 उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमें उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना भी अनिवार्य नहीं है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर सबसे सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। नंबर 1 किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। नंबर 2 बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। नंबर 3 बच्चों से पत्र लिखवाना। नंबर 4 बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका होगा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ठीक है, बच्चे जब चित्र का वर्णन करेंगे और प्रश्न पूछने के आप उनको अवसर देंगे, तभी उनकी भाषा का जो आकलन होगा वो सर्वाधिक उचित तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? नंबर 1 लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। नंबर 2 लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। नंबर 3 यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों? यहाँ पर कितने होगा। नंबर 4 आजकल आम का दाम कितना है। तो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन कैसे होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, इससे हम भाषा की क्षमता का आकलन नहीं कर पाएंगे। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, तो आम बेच रही थी, इतने से जवाब में हम उनकी भाषा क्षमता का आकलन नहीं कर सकते। आजकल आम का दाम कितना है, तो इसमें भी हम उनकी भाषा क्षमता का आकलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उनसे पूछेंगे यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों, तो इसमें वो इस बात को स्पष्ट करेगी, तब हम उनकी भाषा क्षमता का आकलन कर पाएंगे। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? नंबर 1 छोटी रचनाएं। नंबर 2 रोचक विषय वस्तु। नंबर 3 रंगीन चित्र। या फिर नंबर 4 सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु, क्योंकि जब विषय वस्तु रोचक होगी तो वो आसानी के साथ उसको सीखेंगे और समझेंगे भी। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला पैसेज है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? नंबर 1 जो स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक हैं। नंबर 2 जो केवल सपनों में खोए रहते हैं। नंबर 3 जो उजाला फैलाते हैं। या फिर नंबर 4 जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो ऑप्शन 1 सही होगा, जो स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 अंधकार को चीरने वाली। नंबर 2 दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली। नंबर 3 दूरदर्शिता से लैस। या फिर नंबर 4 भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 3 सही होगा, दूरदर्शिता से लैस, क्योंकि पैसेज में कहा जा रहा है दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। नंबर 1 ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना। नंबर 2 उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। नंबर 3 स्वप्नशील रहना। या फिर नंबर 4 सपनों को आमंत्रित करना। तो ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव होता है उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तम शब्द का पर्याय है। नंबर 1 यामिनी। नंबर 2 रात। नंबर 3 अंधकार। नंबर 4 निशा। तो जो तम शब्द का पर्याय होगा वो ऑप्शन 3 सही होगा, अंधकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है? नंबर 1 विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। नंबर 2 दुनिया के सभी देशों के सामने। नंबर 3 अन्यायी राजाओं के सामने। या फिर नंबर 4 दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो नहीं झुका करते जो दुनिया से
पंक्ति में विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने न झुकने की बात की गई है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीधी रीढ़ का आशय है नंबर 1 आत्मनिर्भर होना, नंबर 2 सीधी बात कहना, नंबर 3 स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, या फिर नंबर 4 अभिमानी होना। तो सीधी रीढ़ का आशय होगा स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।